हेलो एंड वेलकम टू MSCA क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र। आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। आपके पास एक सर्कल दिया है, फिर इस सर्कल जो है कितने सेंटीमीटर रेडियस वाला है। ये सर्कल सेंटर पे एंगल बनाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमने सेंटर में बना दिया 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री और इसकी लेंथ है रेडियस की 12 सेंटीमीटर, यहाँ गिवन है, और सेंट्रल एंगल ये है 120 डिग्री। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, इधर भी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो अभी सेगमेंट हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो हमारा सेगमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे शेडेड कर देता हूँ इसको, ये वाला आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर तो इजीली निकल जाएगा। अर्श क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, सानिध्य? सानिध्य, मेरी आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? आ रही है सर। तो ये क्यों नहीं बता रहे भाई तुम? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे निकलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। यार क्या हो गया, आवाज सर आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ, जब तब भी तो बोल रहा हूँ सर, आपको सुन क्यों नहीं रहे? नहीं अब आई आवाज। तो माइक तो ऑन था मेरा तब भी। पता नहीं, हो जाता है नेटवर्क इश्यू। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे ट्रायंगल किस टाइप में दिया आपके पास? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, इस तरह का ट्रायंगल दिया है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, हम यहाँ से क्या ले लेंगे, एक परपेंडिकुलर ले लेंगे। इस तरह से परपेंडिकुलर ले लिया, फिर हम इसका एरिया इजीली निकाल देंगे। ये वाला पूरा ए कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें दो साइडें क्या थी, बराबर। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर जहां पे एंगल बना है वहां से अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हो, ये 90 डिग्री है, ये और ये देखो, ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। ठीक है,
फिर ये कॉमन है और ये बराबर है, ठीक है। तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, जो बता दिया मैंने कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये 60 डिग्री हो पाइथागोरस जाएगी, से हम साइड ढूंढेंगे ना सर इसमें? ठीक है। पाइथागोरस से इसमें कैसे निकालोगे, इसमें एंगल दिया है, इसमें साइड्स नहीं दी, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, टी रेशियोज। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सर देखें, साइड भी तो हो सकती है, 12 का हाफ नहीं हो जाएगा? हाँ 6 6 ये अरे तो सॉरी, 12 होगा, ये 12 है, ये भी 12 नीचे है, सर नीचे। ठीक है। नीचे वाली 12 थोड़ी ना, फिर तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, नीचे की तो साइड दी नहीं है, फिर तो हमारा काम बहुत इजी हो गया था। तो सर नीचे की आएगी, अब कुछ आ जाएगी नीचे की। हाँ आएगी कुछ ना कुछ, देखो बस देखते जाना। अब सर मैं देखो क्या, ना, अगर कॉन्ग्रुएंट इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो जो नीचे की दो साइड होगी वो इक्वल नहीं आ जाएगी वो सीधी तो सीधी से? इक्वल होगी, पर होगी कितनी ये तो निकालनी पड़ेगी ना। तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी, राइट अरे एंगल भाई ट्रायंगल होगी। पाइथागोरस बेस नहीं थ्योरम कब पता ना लगता है, भाई जब भाई। आपको मिनिमम 2 साइड्स दी हो, नो यहाँ नो पे नो एक सर। एंगल एक साइड दी है, जब अच्छा ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, करवाया था उस टाइम भी बोला था। तो ध्यान बी से देखिए, स्क्वायर इसमें नहीं दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ध्यान से, ये वाले ट्राइंगल में मैं पहले यूज करूंगा टी रेशियो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, कॉस। देखो मुझे क्या निकालना है, कॉस नहीं सॉरी। एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और मुझे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही निकालना है। मैं अगर नेमिंग करूं इसकी A B C एंड D, तो मुझे BD निकालना है। तो BD इज परपेंडिकुलर हियर, तो परपेंडिकुलर निकालना है, P अपॉन H वाला लगा देंगे, साइन का फॉर्मूला, साइन कितना डिग्री, 60। साइन ए समझ आई बात, ये क्या नहीं लिख सकते? है, चलो ठीक है, साइन 60 डिग्री, वो क्या बोलते? बाय सेक्शन हो रूट जाएगा, 2/4। मतलब 2 रूट इक्वल 2। पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, कॉन्करेंट बन चुके हैं। यस तो सर, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे ही निकाल के रखूं, तो क्या बन जाएगा ये, साइन 60 डिग्री इनटू H, हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें, 12। यस सर। 12 मतलब क्या हुआ, सर रेडियस, 6√3, 6√3। यस रेडियस हुआ, सर। ठीक है। यस तो सर। साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री सर रूट रूट थ्री थ्री रूट बाई थ्री टू। अपॉन बाई टू। 2 इंटू रेडियस है 12 इक्वल्स टू P, तो 2 6 12, तो 6√3 इज योर P। यहाँ पे इस ट्रायंगल का P कितना आया, 6√3। तो पूरा अगर हम BC अब निकालेंगे, देयरफॉर BC कितना होगा, BC होगा आपका 12√3, डबल 12 होगा, रूट 3। ठीक है। ये समझ सर आया पी आपको, अपॉन बी नहीं होता था? ये पी अपॉन बी नहीं होना चाहिए था? कौन से वाला, है सर। कौन से वाला, आपने पी अपॉन एच क्यों लिया? बी P नहीं आना अपॉन चाहिए H, था देखो इसमें मैं पहले में ये साइन। बात भी समझाता हूँ, ये मैंने पहले आपको बोला था जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, कि हम एक चीज वो लेते हैं जो क्योंकि उसके गिवन हो। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया था और परपेंडिकुलर निकालना, इसलिए लिया मैंने ये। ओके। अगर हम दोनों ऐसी चीजें ले ले जो ना दी हो, यहाँ पे अगर इस 60 डिग्री एंगल के हिसाब से देखे, तो ना तो परपेंडिकुलर दिया था ना बेस दिया था, तो यहाँ पे निकालना मुश्किल था, इसलिए हमने ये लगाया इसमें, ठीक है। और आपने भी याद रखना कि साइन का यूज करना है। ठीक है सर। अब मैं कॉस का यूज करूंगा, बिकॉज कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस हमने निकालना है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू B अपॉन H। तो B कितना है इसमें, बेस AD, बेस क्या है इसमें, AD। तो cos 60 डिग्री कितना होता है भाई, 1/2 इक्वल्स टू cos 60 डिग्री इतना हो गया, और बेस इसमें है AD। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल बेस इज AD, ये भी पता होना चाहिए कि बेस ये वाला होता है, परपेंडिकुलर सामने वाला होता है। अदरवाइज तो ये परपेंडिकुलर, जब हम सामने देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू 6 एंगल आएगा। दिस, तो ये बेस है, ठीक है। तो याद रखना, अगर नहीं आता समझ तो बता दीजिए कि ये बेस क्यों लिया हमने AD, ठीक है। AD हमने बेस इसलिए लिया कि जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एंगल यहाँ पे बना हो तो यही बेस होता है। इसमें इस तरह का था ये, तो इसमें एंगल यहाँ बना था, तो इसलिए ये बेस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा सामने वाला जो हमने लिया। तो याद रखना इन चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे AD अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है।
तो 6 2 ज़ा 12, तो मतलब AD कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो हम एरिया निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस कितना आया 12√3 इंटू हाइट कितनी आई 6, तो 2 3 ज़ा 72√3 तो यहाँ पे आपने इसका एरिया निकाला क्या, 36 इसका क्या आएगा 1/2 इंटू 1/3 सॉरी, जब यहाँ पे 120 करेंगे तो 1/3, यहाँ पे 120 पुट करेंगे तो इतना आएगा कैंसिल होके, इंटू 3.14 इसमें वैल्यू लेने को बोली गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 12 इंटू 12, जल्दी से कैलकुलेट करिए, -36√3 ये बन जाएगा, यही बनेगा क्या 4 3 ज़ा 12, जल्दी से करिए इसको, 3.14 इंटू 12 इंटू 4, (150.72 - 36√3), √3 की वैल्यू भी इसमें पुट करने को बोली है, तो √3 की वैल्यू क्या आएगी 1.73। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, अदरवाइज हम 22/7 लेते, बट इसमें दिया गया था तो हमें ये लेनी पड़ेगी, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा 150.72 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 इंटू, मेरी आवाज आ रही है आप तक, चुप क्यों हो गए भाई, 62.28, तो इसको माइनस करेंगे जल्दी से, 150.72 माइनस 62.28, 88.44। भाई हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया? आया सर, कर रहा था। नहीं, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आ गया इस तरह का? जी सर, कर लेंगे। एंगल लंबा है तो ये। 120 डिग्री वाला क्वेश्चन एक आपके एग्जाम्पल में भी दिया है, वो भी कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की और, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, तब तक पढ़िए 8 को क्या बोला गया इसमें। सर इसमें तो दारू की बातें हो रही है सर, ये नहीं बात होती। क्यों, पैग? पैग लिख दिया सर। चलो क्या कर सकते हैं, लिखने वाला लिख लेते हैं, लिखने वाले सर लिख ये के चले जाते हैं, एन पढ़ने क्या वालों को होता तो है पढ़ना इसका, है। तो 15 हैं? एन बाय अ फील्ड ऑफ साइड 15 एन लिखा है, मीटर की क्या है ये? ये एन यार लिखा है आपने, एन नहीं है, अ साइड ऑफ, एन ही लग रहा है। एन होगा भाई, ये एम होगा मेरे ख्याल से, एम मेरे ख्याल से क्या एम ही होगा, ये गलती से लिख लिया होगा, तो मीटर, ठीक है। a side of 15 meter by means of a long चलो भाई, find बोला क्या गया है, इस field of क्वेश्चन को कर लेते the हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। एक आपके पास एक रेक्टेंगुलर, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, तो स्क्वायर शेप, आपके पास स्क्वायर शेप लेनी पड़ेगी आपको सबसे पहले, ये है आपकी स्क्वायर शेप, ठीक है। तो यहाँ पे एक खूंटे में एक, ठीक है, इधर इस पॉइंट पे अ हॉर्स इज टाइड, बांधा गया है एक खूंटे से, एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, इस कॉर्नर में बांधा गया है, ऑफ साइड 15 मीटर, इसकी साइड जो है वो 15 मीटर है, मतलब स्क्वायर कितने मीटर का है 15 मीटर की ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है यस सर, सबके पास? आ बाय रही है सर, मीन्स 50 मीटर ऑफ है, 5 मीटर, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर, तो इसको जो तो बांधा सर गया है वो 5 मीटर इस तरह की रस्सी से बांधा गया है, 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से आगे बोला गया है क्वेश्चन में, ये कितना मीटर है 5 मीटर, ध्यान से सुनना, फाइंड द फाइंड एरिया, the कितना area ग्रेस, that part of the field in which the horse can graze,
तो हॉर्स कैसे भाई यहाँ पे कैसे सर मेरे चल को सकता है? क्वाड्रेंट क्यों लग रहा है, ये क्वाड्रेंट बनेगा बिल्कुल एक तरह बिल्कुल से। वही है, ये हॉर्स इस तरह से यहाँ पे घूम सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब इतना एरिया वो कवर कर सकता है और एंगल यहाँ 90 डिग्री होगा, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेंट। जल्दी से एरिया निकालिए क्वाड्रेंट का, फर्स्ट पार्ट का आपके पास एरिया आ जाएगा 1/4 इंटू, देखो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4, देख लिख भी लेना पहले, द एरिया of that part of the field in which the horse can graze equals to, किसके बराबर होगा वो, area of quadrant, because इसकी शेप बन रही है क्वाड्रेंट की, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना 3.14 ही इसमें बोला गया है पाई की वैल्यू, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 5 इंटू 5, ठीक है। सर वो किसका होता था, पाई अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सेक्टर, सेक्टर, ये भी एक सेक्टर ही है, इसका भी ऐसे लिख सकते हैं थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 90 होगा, 360 तो कैंसिल होके 1/4 आ जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं इसको, ठीक है। जल्दी से करो, फास्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें 19.6 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 19 1.57, 19.625 19.625, गुड, सही है। बाकी भाई एक बात मेरी याद रखना, कैलकुलेटर का 19.6 कम से कम इस्तेमाल करे हैं। खन्ना साहब कर रहे हैं 19.6, इतना आगे मैंने नहीं देखा। नहीं, ये 90 मेरी गुजारिश मैंने है, सर, आदत बन जाएगी आप लोगों की, और ये अलाउड नहीं होता, और मैथ्स में तो खास करके होता ही नहीं है, तो इसलिए हाँ अगर तभी कोई सर मैंने खुद किया डिवाइड, तभी 19.6 तक रखा मैंने आंसर, ये तो पता नहीं हाँ, कहाँ तो तक पहुंच गया। 19.625 कोशिश करना कि आप अपने, सर जो मेहनत कर रहा है उसको तो अप्रिशिएट कर लो, 6 तक तो अरे लिख लो। भैया यार हद कर रहे हैं आप, नजदीक होते तो आपको शाबाशी देता। 19.625 सर है। चलो भाई अगला, द इंक्रीज in the grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग। अगर ये रस्सी 10 मीटर की होती, 5 मीटर की जगह कितने की होती, 10 मीटर की होती, मतलब अब रोप को इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया है, 10 मीटर का, मान लो ये 10 मीटर यहाँ तक आया, ठीक है, इतना। तो इतना अगर इस रोप को बढ़ा दिया जाए तो फिर उसके ग्रेजिंग एरिया में, उसके चरे जाने वाले एरिया में, जितने में वो घास चर सकता है, उसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा। उसका एरिया नहीं पूछा गया, सिर्फ इंक्रीज पूछा गया, तो इस तरह से अब कैसे चलेगा वो, थोड़ा भाई ये ठीक नहीं बन रहा है, अगर कर सकते हैं तो इसको करो, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, हमारे डायग्राम के हिसाब से ये कुछ गड़बड़ हो गया। अर्श जी कुछ रिप्लाई कर दीजिए आप भी, यस सर, समझ आ रहा सुन है रहा हूँ मैं सब। यस सर। तो कोई यार आंसर, कोई कुछ नहीं, मतलब मेरे देने से पहले यही दे देते हैं तो मैं दे ही नहीं पाता। ओह अन्याय हो रहा है, अन्याय अन्याय, घोर अपराध। चलो अब नेक्स्ट वाले में देखो, अब रेडियस है 10 मीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले क्वाड्रेंट का निकालेंगे। बड़े वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला, इसमें रेडियस ले लेंगे 10 मीटर। अब रेडियस कितनी है 10 मीटर, ये पूरी 10 मीटर है अब, ठीक है, बढ़ा दिया इसको, और फिर उसके बाद छोटे वाले को इसमें से माइनस कर देंगे तो इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे हम, पूरा लिखना आपको, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रेडियस इज 10 मीटर। तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे हम, इक्वल्स टू, अगर एरिया ऑफ लार्जर क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर quadrant. Area of larger quadrant is 1/4 pi r
स्क्वायर स्मॉलर क्वाड्रेंट का हमने निकाल के छोड़ दिया है 19.625. So 1/4 into 3.14 into 10 into 10. खन्ना साहब इस बार लेट हो गया. 1/4 into 314 minus 19.625. तो ये कैंसल हो जाएगा. 157 ये 2 हो जाएगा. 157/2 minus 19.625. तो क्या आ जाएगा आंसर जल्दी से. 58.9. So 58.875. यार सर ये कैलकुलेटर वाला है ना, इसको साइड में करो पहले. वो इतना टाइम था यार. अब जरूरी नहीं है कैलकुलेटर यूज कर रहा हो कोई. इतना ज्यादा टाइम था, हाथ से भी कर यार सकते ये हो सर कैलकुलेशन. ये इतना आगे जाता है ना सर ये में. यार सर 58.9 सर आंसर मेरा सही है सर, इसको साइड में करो. और इसने कैलकुलेटर यूज किया तब भी लेट आया सर, मेरा पहले आया. यार जो कैंसिल पूरा होता है भाई, एक चीज ध्यान रखना, उसको पूरा ही करना पड़ेगा आपको. ध्यान से सुनना. 875 पे खत्म हो रहा है तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा इसका. ठीक है. 58.875 is the right answer. So shall we move to the next question? Yes, sir. ये समझ आ गया. Yes, sir. अगला Yes, sir. क्वेश्चन. A brooch is made. पढ़ लो तब तक हैं, मैं थोड़ा सा साफ सफाई का काम करता हूँ. सुनाओ कुछ यार तब तक, कोई नवी ताजी. चलो अब नहीं सुनानी, किसी ने अगर सोचा भी है. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. एक बात सुनना कि इसका जो डायग्राम है वो आपकी बुक में दिया है. ये जो घोड़े वाला था ये भी आपकी बुक में दिया था, बट यहाँ पे मैं बना नहीं सकता तो आपके सामने बनाया जाएगा ये फटाफट से. ये ब्रोच का मतलब क्या है, इस तरह का एक डायग्राम दिया गया है आपको, और उसमें बोला गया है कि डायमीटर जो है इसका वो है 35 मिलीमीटर का. डायमीटर है 35 मिलीमीटर का. तो डायमीटर, एक डायमीटर की लेंथ, तो डायमीटर दिया है 35 mm. छोटी चीज है ठीक है, डिजाइन है एक टाइप का. तो यहाँ पे सेंटर इसका अगर ले लेते हैं हम इधर, या फिर सेंटर बाद में बना देंगे, पहले जरा बना दे क्या क्या चाहिए हमें. इसमें बोलता है आगे कि 5 डायमीटर्स है टोटल. 5 डायमीटर्स को हम अगर डिवाइड कर दे तो 10 रेडियस बन जाती है. ठीक है, 5 डायमीटर को अगर डिवाइड कर दे तो 10 रेडियस, मतलब 10 पार्ट्स इसमें बनने चाहिए. तो हम 10 पार्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बनते हैं सही है, नहीं बनते तो भी क्या कर सकते हैं. तो देखिए इसमें किस तरह से बनाए गए हैं. इधर से शुरुआत की गई है. 1 फिर 2, आप कर सकते हो इसको, बहुत सिंपल है तब तक. फिर 3, फिर 4, फिर 5. कोशिश की हमने पर उतनी अच्छी कोशिश नहीं है. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आप तब तक क्वेश्चन को करिए. क्या इसमें 10 पार्ट्स बने, मुझे कम लग रहा है भाई. देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया.
तो मतलब टोटल इसमें 5 डायमीटर्स है। और याद रखना ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल नहीं लग रहे, चलो कोई बात नहीं है, आपके पास तो डायग्राम दिया है। तो आपको पिछले कल बताया गया था कि ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, तो एक पार्ट का एंगल यहाँ से डायरेक्टली निकल सकता है, बिकॉज ऑल पार्ट्स आर इक्वल, अगर इसमें दिया है कहीं पे। तो अप्रोच सिल्वर सर्कल विद डायमीटर 35, द वायर इज also used for making 5 diameters which divides the circle into 10 equal parts। यहाँ देखो 10 equal sectors, ये सारे के सारे जो sectors बन रहे हैं सारे equal है, इसका मतलब जो थीटा आएगा वो आएगा 360 डिवाइड बाय 10, 36 डिग्री। थीटा कितना आएगा 36 डिग्री। हमें पूछा क्या गया है कि पहले पार्ट में द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। मेरी आवाज आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही? आप बिल्कुल चुप हो गए। आ रही है सर। ओके, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपको निकालना है कि इसको बनाने के लिए कितनी सिल्वर वायर लगेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिंग बनाने के लिए वायर लगेगी 2 पाई आर, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। सानिध्य एंड हर्ष, आपको भी आ रही है? यस सर। ओके, और 2 पाई आर सिर्फ बाहर के लिए लगा, सर्कुलर पोर्शन को बनाने के लिए, और इसने साथ में बोला 5 डायमीटर्स भी है, तो उसके लिए भी तार लगेगी। एक डायमीटर की जो लेंथ है वो है 35 mm, तो 5 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो टोटल आएगा 175 कितना आया 175 175 mm। तो इतनी तार तो सिर्फ और सिर्फ डायमीटर्स बनाने में लग गई, प्लस 2 पाई आर सर्कल बनाने में लग जाएगी। तो ऐड कर दो इसको, कितनी बनी है 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी होगी इसकी, क्या हमें दिया है 35/2 हो जाएगी, ठीक है 35 mm है, और तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें 7 5 35, 2 इंटू 11। सर एक चीज बताओ। हाँ सर हम 5 डायमीटर्स ले रहे हैं ना, हाँ तो हम अच्छा रेडियस तो 35/2 लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ना। तो रेडियस तो डायमीटर तो 35 mm है ना, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, इजी करने के लिए हमने पॉइंट में नहीं लाया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 175 प्लस 11 5 55 इंटू 2 कितना होता है भाई 110, तो ये बन जाएगा 285 मिलीमीटर। 285। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट है। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वी हैव ओनली 9 मिनट्स 29 सेकंड्स। यस सर चलो। सेकंड पार्ट में चले। जी सर। सेकंड पार्ट भाई बहुत सिंपल है, मुझे आंसर बताइए सीधा निकाल के, जब तक मैं साफ सफाई का काम करता हूँ जल्दी से। सर एक का करके निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है यार, सिर्फ इसमें एक का बोला है। ईच सेक्टर का मतलब एक ईच सेक्टर का ही निकालना है, ईच का मतलब एक का निकालना है आपको, सबका सेम होगा फिर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने एक बात बोली आपको, इफ समथिंग इज इजी फॉर यू इट्स इजी फॉर योर कॉम्पिटिटर। तो इसमें जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको शेप समझ में आएगी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इजी है, बट इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आपको थोड़ा सा लेवल उसका अप होगा, तो आपको उसके लिए तैयार होना है। ये तो बिल्कुल इजी है, देखो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है क्या करना है। फिर यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। मुझे बताओ जल्दी से, किसी ने किया? इलेवन इंटू 35/4 35 35 583 सर 385/4। 96.25। क्या है आपके पास, मतलब यही आया फ्रैक्शन में? यस सर 96.25 आएगा। 96.25 कर दो भाई इसको, तो एरिया आ गया 96.25। तो ये सारे सेक्टर्स का सेम होगा मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कभी भी यूनिट्स लिखना मत भूलना, इसके भी मार्क्स कटेंगे। लेंथ को हम हमेशा यूनिट में लिखते हैं और एरिया को हम हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं।
और वॉल्यूम को हम, वॉल्यूम शायद आपने अभी नहीं किया, उसको क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं। तो ये चीजें लिखना ना भूले। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए सारे आपको अच्छे से समझ आए? यस सर। भाई पूछना बहुत जरूरी है, सामने होते तो मार मार के भी समझ आ जाता। आगे बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं, है सर, हम भी कर रहे हैं। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। 8 रिब्स है भाई, अम्ब्रेला में कितनी रिब्स है? 8। यही मान लो अम्ब्रेला है, तो इसमें हम 8 रिब्स बना देते हैं। एक बिल्कुल यहां से बनाते हैं, 1 2 3 और 4 डायमीटर लिए और रिब्स कितनी बन गई? 8। रिब्स कहाँ से स्टार्ट होती है अम्ब्रेला की? सेंटर से, जिसपे कपड़ा टिका होता है वही रिब्स है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और अगर आगे देखें आप तो इसमें ये भी बोला गया है कि इक्वली स्पेस्ड है वो। इक्वली स्पेस्ड का मतलब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखो कितने पार्ट्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। 8 पार्ट्स हो गए, तो थीटा कितना बन जाएगा यहाँ पे? 360/8, बिकॉज इक्वली बोला गया है कि ये स्पेस्ड इक्वली है। चलो इस डायग्राम में तो लग भी रहा है। फिर 360 डिवाइड बाय 8 अगर हम करें तो क्या आएगा भाई? किसी ने किया क्या? 4 2 जा 8, 180, 290, 45। तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री आ गया। बोला क्या गया है कि आपको करना है, इसकी रेडियस दी गई है, रेडियस इज 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब है या तो इन दो के बीच में, या इस और इसके बीच में, या फिर इसके और इसके बीच में। बोलने का मतलब है 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में, एक के बाद दूसरी रिब्स जहां आई उसके बीच में, तो वो क्या बन रहा है? सेक्टर। मान लो हम एक ये लेते हैं, एक ये रिब्स, इनके बीच का एरिया निकालते हैं, तो एंगल कितना है हमारे पास? वो तो हमें पता है 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, और ये दिया है 45 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 45 सेंटीमीटर लेंथ इसकी। तो इजिली हम निकाल सकते हैं एरिया बिटवीन, देखो आपने पूरा लिखना ढंग से, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। हम माइनर सेक्टर को सिर्फ सेक्टर भी बोलते हैं। थीटा ओवर 360 इंटू 22/7 इंटू आर 45 इंटू 45। तो इसको कैंसलेशन कर देते हैं, क्या बन जाएगा? जल्दी से करिए इसको। 45 अपॉन, 795.53। इसको मैच भी कर लीजिए आंसर को जरा। तो ये तो 1/8 बन जाएगा। 4 2 जा 8, 11। अब इसमें कैंसलेशन कुछ नहीं होगा। 45 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 28। ये 2275 2275 मतलब 22,700 3275 डिवाइड बाय, 22,228 जो आता है 795.53। चलो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, आपने आगे कर देना चाहे तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया? आ मेरी गया सर। आवाज आ गया? तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है मिशन। अगर हम अगला क्वेश्चन करें तो हम फंस जाएंगे, फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत टाइम के अंदर हमने इतने क्वेश्चन लिए आज, ताकि वो टाइमली खत्म हो जाए।
ठीक है, तो क्या क्लास को एंड करें? यस सर। यस सर। सानिध्य की सहमति हमें नहीं मिली। यस अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। सो लेट्स कॉल इट अ डे। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। You may leave now.